अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम लोगों का लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो है। चैप्टर 4 के अंदर अच्छा जी हमारे आई बिलीव 3 स्टैंडर्ड्स हैं। हमारा ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड है आइज़ा 500। देन हमारे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है आइज़ा 230 और ऑडिट सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड है आइज़ा 530। आप लोगों को पता है कि इन तीनों स्टैंडर्ड्स के बारे में या इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम वक्तन फ़वक्तन हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहे हैं, ठीक है। जैसे आइज़ा 230 के बारे में हम हमेशा बात करते रहे हैं कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, तो वो किस तरह ज़रूरी है, आइज़ा 230 इट्सेल्फ क्या रिक्वायर करता है वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। अदर देन दैट हर स्टैंडर्ड के अंदर क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेशन का पैराग्राफ भी होता ही है कि उस स्टैंडर्ड में आपने क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, तो वो तो हम वहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। वो देख लेते हैं। और उसके बाद अगर हम आ जाएं इधर आइज़ा 500 आज इंशाल्लाह जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट एविडेंस, इसके ऊपर तो हमने काफ़ी पढ़ा भी हुआ है और आप लोगों को आती हैं चीज़ें। अभी तक आपको अप्रोच ओबियसली समझ आ गई होगी मेरी, स्पेशली कि मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि यार आगे जो चीज़ आने वाली है ना उसके बारे में कुछ ना कुछ लिमिटेड से इंफॉर्मेशन पहले भी दे दी जाए, ताकि स्टूडेंट फिर बड़ा कंफर्टेबल फील करता है जब दोबारा उन चीज़ों को सुनता है और वो याद कर रखना या उनको समझना थोड़ा आसान हो जाता है, सही है। तो इसी तरह ये आइज़ा 500 के ऊपर बहुत सी चीज़ें अभी आप देखेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की भी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब क्योंकि ये असल रेलेवेंट स्टैंडर्ड आ गया है तो इसके अंदर डिटेल में बातें की जाती हैं। अच्छा, आज इंशाल्लाह आइज़ा 500 को पूरा कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारी। आइज़ा 500 है जी ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस हमें पता है कि भाई हमने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है, जो हमने ओपिनियन देना उसके ऊपर, उस ओपिनियन तक पहुंचने के लिए वी मतलब कि ऑडिटर्स मस्ट ऑब्टेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये हमेशा मैंने आपको कहा कि जब आपने ऑडिट के अंदर ऑडिट एविडेंस बोलना है ना, तो एविडेंस के साथ आप हमेशा सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट बोला करें, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा इम्प्लाइड हो जाएगा, आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होगी कि यार इसके अंदर सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट इंक्लूडेड है या एम्बेडेड है इसके अंदर, ठीक है जी। तो आपको पता है कि भाई एविडेंस का सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ये होना लाजमी है। इसके ऊपर भी इंटरेस्टिंगली हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया है कि सफिशेंट होने से क्या मुराद है और अप्रोप्रिएट होने से क्या मुराद है। ये हल्का सा हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, कुछ सुना हुआ है हमने इसके बारे में। रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस कहलाती है और क्वांटिटी वाइज जो है वो सफिशेंसी कहलाती है। तो आज इसी को ही हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, देन फिर ये एविडेंस गैदर करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपको प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो याद करें आइज़ा 315 पढ़ाते हुए जब वहाँ पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हमने 4 लिखे थे कि जी हम वहाँ पर इंक्वायरी करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, इंस्पेक्शन होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। वो करने से पहले मैंने आपको 7 प्रोसीजर्स बताए थे कि आइज़ा 500 हमें 7 प्रोसीजर्स बताता है। उन 7 में से ही 4 प्रोसीजर्स बतौर रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आइज़ा 315 के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह वो वाले भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा फेमिलियर आपको कर रहा था कि कोई नई आइटम बिल्कुल नहीं आ गई, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, सही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें जी, आइज़ा 500 पे आ जाए। सबसे पहले उसने कहा कि भाई आइज़ा 500 का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हर स्टैंडर्ड का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इसका ऑब्जेक्टिव है दैट द ऑडिटर एज बीइंग टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन सच अ वे कि भाई ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरह डिज़ाइन और परफॉर्म करे इन सच अ वे टू इनेबल हिम टू obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw conclusions on which to base his audit opinion। हाँ, देखें कितनी खूबसूरत बात है। उसने कहा कि आइज़ा 500 कहता है कि भाई जिन कंक्लूजन्स की बेस पर आपने ओपिनियन अपना फॉर्म करना है, ओपिनियन बनाना है, अनमोडिफाइड है या मॉडिफाइड है, ठीक है, तो उन कंक्लूजन्स के पीछे एविडेंस आपने पहले गैदर करना है एंड दैट एविडेंस मस्ट बी सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट। ये इसका मकसद है कि भाई सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने लेना है। अब वो बात आ गई कि द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड। अब ऑब्जेक्टिव तो हो गया ना, मकसद मेरा क्या है स्टैंडर्ड का
कि मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहता हूं ताकि मैं ऐसे कंक्लूजन्स की तरफ जाऊं जो मुझे बेहतर या सही जो है ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करे। तो भाई अब रिक्वायरमेंट भी तो होगी ना कि क्या क्या मैं करूं तो मेरा मकसद अचीव हो सकता है। आइजा 500 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म appropriate audit procedures for the purpose of obtaining sufficient appropriate audit evidence। वो कहता है यार appropriate procedure परफॉर्म करो, relevant आपके procedures होने चाहिए जिससे आपके पास sufficient appropriate audit evidence आ जाए। ठीक है, तो इसके अलावा वो क्या कहता है जी, आइजा 500 कहता है कि भाई consider the relevance and reliability of the information to be used as audit evidence। बेसिकली वो कह रहा है कि जी appropriateness देखें ऑडिट एविडेंस की जो आपने यूज़ करना है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है देखें क्या वो रेलेवेंट भी है आपके या नहीं, क्या वो रिलायबल भी है या नहीं। ठीक है, इसको आप देखें। देन वो कहता है कि इफ़ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड, जो आप इंफॉर्मेशन यूज़ करने जा रहे हैं अगर तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करके उन्होंने बनाई थी। मैनेजमेंट एक्सपर्ट से क्या मुराद है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मुराद है कि भाई मैनेजमेंट ने कोई थर्ड पार्टी कोई बंदा इन्वॉल्व किया है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसकी रिपोर्ट ली है उन्होंने कि कोई काम करवाया। मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि अगर कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर गई है मैनेजमेंट, मतलब है कि उन्होंने अपनी तमाम जो बिल्डिंग्स हैं वो फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर आ गई। ठीक है, अब मैनेजमेंट या कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल वो टेक्सटाइल की कंपनी है, अब टेक्सटाइल की कंपनी का काम खुद तो नहीं है ना कि वो फेयर वैल्यू निकाले, फेयर वैल्यू के ऊपर अकाउंटिंग तो वो कर लेंगे, उनका अकाउंटेंट या उनका सीएफओ करवा देगा, लेकिन फेयर वैल्यू है कितनी कितनी किसी बिल्डिंग की वो तो उनका काम नहीं है, वो तो टेक्सटाइल का काम करते हैं। इसका मतलब है कि उनको किसी प्रॉपर्टी वैल्यूअर के पास जाना पड़ेगा। सही है, कोई ऐसा बंदा जो प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू करता हो, उनकी वैल्यू निकाल के देता हो। अब मैनेजमेंट अगर किसी ऐसे बंदे के पास जाती है, ठीक है, बात ज़रा गौर से समझें कि मैनेजमेंट का कोर वर्क नहीं था, मैनेजमेंट की अपनी एक्सपर्टीज उसमें नहीं थी। अगर मैनेजमेंट कोई भी काम करवाने के लिए इस तरह का किसी बाहर वाले बंदे के पास खुद गई है तो उसको कहा जाएगा, उस बाहर वाले बंदे को बोला जाएगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब दूसरी तरफ आ जाए, हमने पढ़ा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही हमने पढ़ लिया था कि आप जब अंडरस्टैंडिंग लेते हो तो वहाँ पर ही आप ये थोड़ा आइडिया लेते हो कि भाई हमें कहीं बतौर ऑडिटर तो हमें एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑडिटर के लिए एक्सपर्ट कौन होंगे? जो हमारे कोर वर्क के अलावा कोई काम करते हैं। ये हमने ऑडिट एक्सपर्ट के बारे में हल्का सा डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है जी, तो वो क्या है? वो यही है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट्स का, ऑडिट का या टैक्स का काम करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे भी किसी क्लाइंट के अंदर कोई मसला आ रहा है, फॉर एग्जांपल यही कर लेते हैं फेयर वैल्यू का ही, अब फेयर वैल्यूज़ निकालना मेरा काम नहीं है, मुझे किसी प्रॉपर्टी वैल्यूअर के पास जाना पड़ सकता है। ठीक है, इसी तरह आप कह लें कि अगर कोई एस्टिमेट्स किसी चीज़ के ऊपर, सिक्योरिटीज़, कल हमने जो देखा था एक क्वेश्चन भी इनहेरेंट रिस्क वाला, फॉर एग्जाम्पल अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन करवानी है। अब उनकी जो वैल्यूएशन करना सीए का काम नहीं है, तो मुझे हो सकता है ब्रोकर्स के पास जाना पड़े, तो वो ब्रोकर्स ऑडिटर एक्सपर्ट हैं। तो अगर ऑडिटर ने उनको एंगेज किया तो ऑडिटर एक्सपर्ट है, अगर मैनेजमेंट ने एंगेज किया तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। बात आ रही है समझ? तो आइजा 500 ये कहता है कि यार अगर तो इन्फॉर्मेशन आपके पास जो आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से वो किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाई है, कि मैनेजमेंट ने किसी बंदे को इन्वॉल्व किया था, उसने बनाई है, तो भाई फिर आपने उसके ऊपर मज़ीद थोड़ी जो नज़रसानी करनी, वो क्या है? इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। उस एक्सपर्ट की आप कॉम्पिटेंस चेक करें कि क्या वो इस अहल भी है कि उसने ये जो काम किया वो सही किया हो। उसकी कैपेबिलिटीज़ चेक करें, क्या वो एक करने के काबिल था ये बंदा, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उसके क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन करवाई हुई है, तो भाई जिससे करवाई है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें देखें। एंड ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट होना। क्या वो बंदा मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट था? अपना ही एम्प्लॉय तो नहीं है कहीं, जाहिर है कि अपना ही एम्प्लॉय है तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से जो मर्जी लिखवा दे उनसे। ठीक है, अगर अपने ही किसी एम्प्लॉय से आप कहें यार ये बिल्डिंग की फेयर वैल्यू लिखो, तो आप जो चाहेंगे वो लिखवा लेंगे उससे, तो ऑब्जेक्टिविटी फिर कहाँ गई? क्या करना है फिर? ऐसी चीज़ का वो रिलायबिलिटी नहीं ना रहती। हमने तो कहा था कि एविडेंस रिलायबल भी होना चाहिए, इसके अंदर हम रेलिवेंट भी कहते हैं होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। तो अगर अपने ही बंदे से बनवाया हुआ तो दैट इज़ नॉट रिलायबल।
ठीक बात आ रही है समय। तो भाई ये देखेंगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट अगर इन्वॉल्व किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से किसी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है, आपके सामने हज़ारों तरह की इन्फॉर्मेशन आएंगी, हो सकता है उसमें कोई 2 4 5 तरह की इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो उन्होंने मैनेजमेंट एक्सपर्ट करके इन्वॉल्व करके दी है। जैसे लीगल एडवाइजर्स होते हैं, लीगल एडवाइज़र भी बाहर के बंदे होते हैं, तो अगर उन्होंने किसी ओपिनियन के ऊपर, आपने कहा यार इस केस के ऊपर किसी अपने लीगल एडवाइज़र से इन्फॉर्मेशन तो लेकर दें, अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेकर दी है तो आपका काम बनता है कि देखना भाई क्या वो इस काबिल भी है कि इसके ऊपर ओपिनियन दे सके। बात आ रही है समझ। तो ये भी अब देखें हमने उसको देखना है। फिर दूसरे नंबर पे वो कहते हैं ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। एक्सपर्ट ने जो काम किया हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग लें, ठीक है जी। वो काम किस तरह करता है, क्या उसकी अप्रोच है, उसका थोड़ा सा आइडिया लें, क्या वो आपके मुताबिक है भी, आपके आप मतलब देख भी सकते हैं उसको, एज एन एविडेंस ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। इस चीज़ को देखें। हो सकता है कि एक्सपर्ट साहब बिल्कुल ही सैंपल बेस पे इतना बारीक सैंपल पे काम करते होंगे, आप कहें यार ये तो मेरे लिए तो रिलायबल ही नहीं मुझे लग रही चीज़, या मेरे लिए सफिशेंट ही नहीं है, इतनी थोड़ी चीज़ें उसने की हुई हैं, ठीक है। या एंड इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस। और एंड पे क्या है, जो उसने रिपोर्ट प्रेजेंट की हुई है बतौर ऑडिट एविडेंस, मैनेजमेंट को उसने दी थी, मैनेजमेंट ने आके उठा के वो रिपोर्ट आपको दे दी। अब उसकी अप्रोप्रिएटनेस देखें। अप्रोप्रिएटनेस में फिर 2 चीज़ें बना लें, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। बात ज़रा समझ नहीं है 2 पॉइंट्स पहले। आइज़ा 500 आपसे ना मुख्तलिफ चीज़ें चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? ताकि भाई आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लो। इसलिए उसने पहले पॉइंट के अंदर उसने क्या कहा कि भाई आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी को देखो। दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करके बनाई गई थी तो फिर 3 बातें मजीद देखो, ठीक है। कौन सी 3 बातें? पहले तो उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को देखो, ठीक है। फिर आप उसके काम को समझो कि क्या उसका काम समझ में आ रहा है, आपके जो उसने किया है वो सही आपको लग रहा है कि वो आपके मुताबिक है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे उसने कहा कि वो जो रिपोर्ट दी है मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने उसकी अप्रोप्रिएटनेस को देखो। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? रेलेवेंस और रिलायबिलिटी को देखो। तो अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली कोई चीज़ आपके सामने आएगी, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट सी ये चीज़ है इसका ये प्रैक्टिकल ऑडिट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पैरा 9 है आइज़ा 500 का, मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका पैरा 9 है और 10 भी है। तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका पैराग्राफ नंबर भी याद था, क्योंकि मैनेजमेंट्स अक्सर इन्वॉल्व करती हैं। मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के ऊपर एस्टिमेट है, मैनेजमेंट का अपना काम नहीं है उनको बनाना, मैनेजमेंट कहती है यार बाहर से कोई बंदा लो, उसको फ़ी दो उसकी और से काम करवा लो। अब बात यह है कि वो जो उसने काम करके दिया है उसकी बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चीज़ डाली हुई है, तो हमें पहले पता तो करना पड़ेगा ना यार वो बंदा किस तरह का है, किस तरह काम करता है, और क्या उसकी जो रिपोर्ट उसने दिया और लायबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ी कल ही हमने एक वो चीज़ देखी थी ग्रेचुटी वाली, इनहेरेंट रिस्क जो था मतलब इस बात का ताल्लुक इनहेरेंट रिस्क से नहीं है, मैं वो हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर किस तरह इन्वॉल्व होता है। अब वो जो थी ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, उसमें बात क्या थी कि भाई आपने एस्टीमेट लगाना होता है कितने लोग छोड़ के जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे वगैरह वगैरह, ताकि आपको पता हो कि यार हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, अब उसके लिए भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स पड़े हुए हैं, मार्केट के अंदर लोग पड़े हुए हैं जिनको कहा जाता है एक्चुरी। ये वैसे लिख लें, पेपर में आ भी सकता है। एक्चुरी, एक्चुरी कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो ग्रेचुटी के हवाले से आप लोगों को एस्टिमेट्स बनाकर देते हैं कि यार आपके कितने एम्प्लॉयज़ अगले साल में छोड़ के जा सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। मतलब एक आइडिया ही है ना, एस्टिमेट ही है। तो मैनेजमेंट फिर कहती है कि मैनेजमेंट खुद भी कर सकती है वैसे, लेकिन वो कहती है यार हम खुद करेंगे ना एस्टिमेट, उसमें फिर वो आ जाएगा यार बायसनेस है, ये है वो है, चलो यार इससे बचने के लिए ना किसी इंडिपेंडेंट बंदे को हायर करो जो कि ऑब्जेक्टिव भी है, जो कि कॉम्पिटेंट भी है, जो कि कैपेबल भी है, तो उससे रिपोर्ट ले लेते हैं ना, वो आगे समझे हमारे सिस्टम को और उसके मुताबिक हमें दे दे रिपोर्ट। तो एक्चुअली होते हैं, एक्चुरियल साइंसेज, शायद आपने सुना भी हो, इसमें ग्रेजुएट किया होता है उन लोगों ने, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी काफ़ी कंपनीज हैं जो ये वाली सर्विसेज देती हैं, तो ये भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है।
मतलब है कि अगर मैनेजमेंट हायर करे तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, अगर ऑडिटर हायर करे, अब ये देखिए एक्चुअली का काम ये करना, ये ऑडिटर की कॉम्पिटेंस तो नहीं है ना, हमारी एक्सपर्टीज तो नहीं है कि बंदे कितने रह जाएंगे कितने छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो हमें भी कई बार हायर करना पड़ जाता है जहाँ पे हमें लगे यार मैनेजमेंट का एस्टिमेट ठीक नहीं है, हम अपना ऑडिटर एक्सपर्ट भी हायर करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे 600 सीरीज़ में जाके ऑडिटर एक्सपर्ट के ऊपर, तो हम अपना भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात थी। अब देखें इतनी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसके ऊपर हमने अच्छा खासा टाइम लगाया, इसलिए आपने इसको समझना है। थर्ड पॉइंट क्या है, आइजा 500 कहता है कि भाईजान व्हेन यूजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, हाँ जब इन्फॉर्मेशन आप वो वाली इस्तेमाल कर रहे हो जो एंटिटी ने प्रोड्यूस की है, मिसाल के तौर पर जनरल एंट्री एंटिटी ने ही बनाई है ना, ठीक है, कोई एग्रीमेंट्स हैं एम्प्लॉई के साथ कंपनी के, वो एंटिटी ने ही बनाए हैं, ठीक है। इस तरह की अगर आपको चीज़ें देखते हैं जो एंटिटी ने बनाई हैं, इवैल्यूएट वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली रिलायबल, भाई ये भी देखें क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल भी है या नहीं है, क्योंकि जैसे शायद मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताया हो कि कई बार हम क्लाइंट्स पे जाते हैं, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो पता लग जाता है देख के ये कि यार ये जाली चीज़ है, ठीक है। इवन बैंक स्टेटमेंट्स तक उन्होंने फेक बनाई होती हैं। बैंक्स भी माशाल्लाह जो बड़े तगड़े क्लाइंट्स होते हैं ना, जिनके करोड़ों रुपए पड़े होते हैं, अरबों रुपए पड़े होते हैं, उनको बैंक्स ने वो भी स्टैंप्स भी दी हुई होती हैं कि यार ये आप लोग कर लेना यूज़, ठीक है। जहाँ पे इस तरह के मौके पे लगा के देनी हो ना, स्टैंप लगा के खुद ही देना, मतलब इस हद तक दो नंबरियाँ खैर चल रही हैं। तो भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्लाइंट दे रहा है आपको जो उसकी प्रोड्यूस की हुई है, तो उसके ऊपर तो ज़्यादा गौर से देखें क्या वो रिलायबल भी है या नहीं। और रिलायबल के अंदर उसने कहा कि आपने क्या देखना है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज से मुराद क्या है कि ये ना हो कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही समझ ही ना आए। कई बार होता है ना कि इन्हों इन्ना कुछ दे दो ये पढ़ते पढ़ते इनका टाइम लग जी। इस तरह FBR कई बार ऑडिट ओपन करता है तो फिर कंसल्टेंट्स क्या कहते हैं, कंसल्टेंट कहते हैं यार इसको इतना डाटा बना के दे दो कि इसके बाद टाइम ही ना हो पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि वो ज़ाहिर बिज़ी होते हैं, बहुत से केसेस खुले होते हैं, तो फिर एंड पे जाके उस पर बात कर ले, ठीक है। तो मतलब कि क्या ये उस हद तक डिटेल्ड है कि बात समझ आ जाए, लेकिन साथ साथ प्रिसाइज भी है, बहुत डिटेल भी नहीं होना चाहिए, और एक्यूरेट है, कंप्लीट है, इसको आपने देख लेना है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो कहता है यूज़ इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग। हाँ, जब आपने क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना, तो भाई एविडेंस लेने के लिए जब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो जिन जिन आइटम्स के ऊपर परफॉर्म करने हैं उनको बड़ा तरीके के साथ सिलेक्ट करें। सैंपल जो अपनी है, सैंपल सिलेक्शन आइजा 530 आगे पढ़ेंगे भी इसी चैप्टर के अंदर, वो कहता है कि भाई सैंपल सिलेक्शन बड़ी केयरफुल आपने करनी है, ठीक है। ये ना हो, मतलब कहने का है कि भाई आपने जो पूरी पॉपुलेशन है उसको इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन देना आप, ठीक है। ये ना हो कि आपने एक एरिया में से चीज़ें उठा ली हैं, दूसरा एरिया कोई बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया, इस तरह नहीं करना। सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का पर्पज़ है कि इफ़ेक्टिव सैम्पलिंग करें। ओके जी, देन क्या है, इफ़ ऑडिट एविडेंस फ्रॉम वन सोर्स इज़ इनकन्सिस्टेंट विद दैट ऑब्टेन फ्रॉम अनदर सोर्स और द ऑडिटर हैड डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कंसिडर what additional audit procedures are needed and the effects on any other aspects of the audit। हाँ, वो कहता है कि भाई अगर आपको दो तीन जगहों से एविडेंस मिला है, दे आर इनकन्सिस्टेंट विद ईच अदर, जैसे याद करें हमने फ्रॉड के टाइम पे भी कहा था कि आप इनकन्सिस्टेंसी को देखते हैं। इंक्वायरी भी एक प्रोसीजर है ना, इंक्वायरी के सूरत में आपको जो जवाब मिला वो एक ऑडिट एविडेंस है। आपने एक बंदे से पूछा, उसने कुछ और बता दी रीज़न, दूसरे ने पूछा उसने कुछ और बता दिया, अब ये इनकन्सिस्टेंसी है। इसके ऊपर अब आपने देखना है कि यार क्या मज़ीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किस तरह के ऑडिट प्रोसीजर मज़ीद परफॉर्म किए जाएँ ताकि पता लगे कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है, या इसी बात का दूसरी चीज़ों के ऊपर असर भी देखें कि यार ये बंदा फॉर एग्जांपल पता लग गया कि मिस्टर एक्स ने कुछ बोला, मिस्टर वाई ने कुछ बोला, हमने मज़ीद प्रोसीजर परफॉर्म किया, पता लग गया मिस्टर वाई वाली बात सही है। अब देखें कि भाई मिस्टर एक्स ने फिर जो कुछ और भी इतनी बातें बताई हैं, कहीं वो भी तो सारी झूठ नहीं है, तो अदर एरियाज़ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखें, ठीक है। तो वो कहता है कि या तो अगर इनकन्सिस्टेंसी आ जाए इन्फॉर्मेशन में, एविडेंस में, फिर भी, या अगर आपको लग रहा है कि भाई जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल ही नहीं है, उसके ऊपर डाउट है, आपको लगा यार ये बैंक कन्फर्मेशन मैंने इनको कहा था कि बैंक से डायरेक्टली मेरे पास आनी चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्ट तो कोई नहीं आई मेरे पास, मैनेजमेंट के थ्रू आई है, और मैनेजमेंट के थ्रू आई है तो मुझे लग रहा है कि यार ये कहीं मैनेजमेंट ने खुद ना बना के भेज दी हो,
या हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पढ़ेंगे आइजा 505, उसमें वो कहता है कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से बोला जो बाहर से किसी बंदे से आपने कोई चीज़ कंफर्म करवानी है वो ऑडिटर को डायरेक्ट मौसूल होनी चाहिए, डायरेक्ट रिसीव होनी चाहिए फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी। अगर बीच में मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी तो भाई रिलायबिलिटी खत्म होगी ना, मैनेजमेंट तो उसके अंदर अपनी कोई फोर्जरी करेगी, कोई दो नंबरी कर देगी। तो अगर इस तरह से करके हमें इन्फॉर्मेशन आई है तो हमारा डाउट करना तो बनता है, फिर हम देखेंगे यार और क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, ठीक है। और अगर ये रिलायबल नहीं है तो इस बात का दूसरे एरियाज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट देखें कि जो वहाँ पे जो एविडेंस दिया था इन्होंने, क्या वो सारा ही दो नंबर तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देख लेनी। तो भाईजान आइजा 500 आपसे बेसिकली फिर 5 चीज़ें रिक्वायर कर रहा है। वो कहते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही है जो आपने ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज़ करनी है उसकी रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी को देखें। फिर वो कहता है कि अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व था इन्फॉर्मेशन बनाने के अंदर, फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर भी काम करें, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखें, उसका काम करने का तरीका समझें, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट जो उसने आपको दी है, ठीक, उसको देखेंगे कि क्या वो अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है। फिर आइजा 500 आपको कहता है कि अगर इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने बनाई हुई है तो भाई उसके ऊपर तो मजीद रिलायबिलिटी के ऊपर आप ज़रा काम करें कि वो है या नहीं। फिर वो कहता है कि आपने भाई जो टेस्टिंग के लिए चीज़ें उठानी है उनको इफेक्टिवली सैम्पलिंग उनकी करें। देन अगर एविडेंस आपको जो मिले हैं या तो वो इनकन्सिस्टेंट हैं, डिफरेंट एविडेंसेस, या वो रिलायबल नहीं लग रहे, आपको डाउट्स हैं, तो भाई आप उनके ऊपर मज़ीद सोचें कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, एंड क्या है आप दूसरे एरियाज़ के ऊपर भी उसका एस्पेक्ट देखें। बात आ गई समझ। तो ये बेसिकली 500 आपसे चाह रहा है अभी तक, आगे वो डिटेल में इनके ऊपर बात करेगा। वो आइए गल समझिए, कोई नहीं। नहीं, चलो कोई बात। अच्छा नेक्स्ट आ जाए। अब देखें वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, इसको ज़रा खोल के बताएगा आपको कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट क्या होता है, ठीक है। चलें जी, हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है तो उसने भी कह दिया कि सफिशिएंट रिलेट्स टू क्वांटिटी। ये क्वांटिटी के हवाले से है कि यार इतना का एविडेंस बहुत है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी कि कितना एविडेंस लिया जाए कि वो सफिशिएंट होगा, इनफ होगा, उसको सफिशिएंट कहते हैं। अप्रोप्रिएटनेस उसकी होती है क्वालिटी, सही है। तो सफिशिएंट क्वांटिटी है, अप्रोप्रिएटनेस क्वालिटी है। अब क्वालिटी के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं भाई, क्वालिटी के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी आ जाती है रिलायबिलिटी, और एक क्या आ जाता है आपका उस एविडेंस की रेलेवेंस। क्या वो एविडेंस आपके रेलेवेंट भी है या नहीं है। हो सकता है कि एविडेंस रिलायबल तो है लेकिन आपके रेलेवेंट ही नहीं है, आपको चाहिए नहीं, आपका ताल्लुक ही नहीं है उस एविडेंस के साथ। तो फिर जितनी मर्जी चीज़ें, मतलब दुनिया में इतनी बेतहाशा चीज़ें रिलायबल हो सकती हैं, लेकिन भाई जब हमारे साथ उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है तो हमने क्या करना है उस चीज़ को। तो इन्फॉर्मेशन का रिलायबल होना भी ज़रूरी है लेकिन रेलेवेंट होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इस तरह अगर एक इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट तो है लेकिन उसके ऊपर यकीन ही नहीं किया जा सकता तो फिर वो भी हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है जी। अब वो कहते हैं ऑडिटर साहब ने थोड़ी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को देखना है कि कितना एविडेंस सफिशिएंट होता है, कितना एविडेंस आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है। ये आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है। हो सकता है कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की बेस पर ही आप कहें यार सफिशिएंट है, ठीक है, मैं इसकी बेस पर जा रहा हूँ आगे। हो सकता है कि आप कहें नहीं यार ये एविडेंस वीक है, ठीक है, मुझे एक से ज़्यादा एविडेंस चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आप इंक्वायरी परफॉर्म करते हैं तो मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि इंक्वायरी कोई इतना रिलायबल एविडेंस भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैनेजमेंट के बंदों से पूछ रहे हैं, बाहर से पूछेंगे तो वो रिलायबल है, अंदर से पूछेंगे, अभी देख लेते हैं ये आगे आएगा रिलायबिलिटी में, उसमें बताएगा कि एविडेंस लिया कहाँ से जा रहा है। एक्सटर्नल एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होता है इंटरनल एविडेंस से, ठीक है। अच्छा लेट्स से कि आपने इंक्वायरी की है लेकिन इंक्वायरी को ना इटसेल्फ को इतना तगड़ा एविडेंस नहीं समझा जाता, मतलब इतना कुछ सफिशिएंट नहीं समझा जाता। इसको आमतौर पे कहा जाता है कि यार इंक्वायरी कर लो लेकिन इसके साथ भी कोई एविडेंस और ले लो, कोई और प्रोसीजर भी परफॉर्म कर लो, ठीक है। सिर्फ इंक्वायरी के ऊपर ना रहो आप, क्योंकि ये सफिशिएंट इतना समझा नहीं जाता। इंक्वायरी में क्या है कि कई बार लोग सीरियस नहीं लेते रिस्पॉन्ड करते हुए, या उनको लग रहा होता है यार अगर हम जवाब दे देंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इस वजह से इंक्वायरी इज़ नॉट दैट मच रिलायबल एंड सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है।
रेलेवेंट तो होता ही है, आप पूछते ही वो बात हो जो आपको पूछनी है, लेकिन वो इतना कोई रिलायबल और सफिशेंट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब अब आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है कि आपके लिए क्या सफिशेंट क्या अप्रोप्रिएट है। अच्छा जी, आ जाए ज़रा जी क्वालिटी के ऊपर, सफिशेंसी के ऊपर उसने ज़्यादा बात नहीं की, उसने आपको बस बता दिया कि भाई उसकी स्ट्रेंथ कितनी की होनी चाहिए, उसको सफिशेंसी कहते हैं। अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर वो बात कर रहा है, मतलब कि क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर हमें पता है कि जी रेलेवेंस उस चीज़ की और लाइबिलिटी ये मैटर करती है। तो पहले देख लें जी रेलेवेंट होने से क्या मुराद है। वो भाई बता रहा है कि जी देर आर नंबर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। अब उसने आइज़ा 500 आपकी रहनुमाई के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा है, कुछ रहनुमा उसूल बता रहा है कि यार इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो कि यार क्या चीज़ रेलेवेंट है, क्या चीज़ रिलायबल है। रूल नहीं बता रहा। ये मेरे ख्याल में काफ़ी बार डिस्कशन इस तरह की हुई होगी कि रूल और प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है। रूल में क्या होता है भाई, आपको एग्जैक्ट लाइन एक चीज़ बता दी जाती है कि ये चीज़ है इस तरह, उसके अलावा कुछ भी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल से मुराद क्या होता है कि आपको बुनियादी उसूल बताया जा रहा है। हाँ, अब इसको करने के तरीकाकार क्या क्या है वो आप खुद से बना लें, लेकिन हम आपको एक उसूल बता देते हैं। ठीक है, पता नहीं अब आपकी क्लास में हुई है कि नहीं डिस्कशन, वैसे तो मेरे ख्याल में मैं हर जगह ही कर देता हूँ जब प्रिंसिपल का वर्ड आता है। मिसाल के तौर पे अगर आसान इसको समझ ना हो तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि एक रूल बनाया गया है कि भाई आपने अपने ऑफिस के अंदर एक रूल बना हुआ है कि ऑफिस में आपने भाई किसी को गाली नहीं देनी, सही है, किसी को आप कह रहे हैं कि थप्पड़ नहीं लगाना, किसी को ठुड्डे नहीं लगाने, इस तरह की चीज़ है फॉर एग्जांपल। ये कोई 3-4 चीज़ें आपने लिखी हुई, ये रूल्स हैं। आप कहेंगे चलो जी नहीं थप्पड़ मारते, नहीं ठुड्डे मारते, नहीं गाली देते, चलो धक्का दे देता हूँ। अब देखें बाय रूल आपको नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि आपने कहना भाईजान आपने मुझे 3 चीज़ों से रोका था, मैंने वो 3 तो की नहीं, मैंने तो की कुछ और, तो आप तो नहीं पकड़ सकते। ठीक है ना, तो इसलिए हर जगह पर रूल नहीं अप्लाई किए जा सकते। जहाँ पर किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो ना, वहाँ पर फिर प्रिंसिपल सेट किया जाता है जो कि एक काइंड ऑफ रिलेटिव चीज़ होती है, बिहेवियरल चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे अब अगर दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये रखा जाए कि भाई आपने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, बस उसने बदतमीज़ी के तरीके नहीं आपको बताए। अब आपको पता है कि यार किसी को गाली देना ये भी बुरी बात है, किसी की चुगलियाँ करना, गीबत करना ये भी एक बुरी बात है, बदतमीज़ी के अंदर आ जाता है। किसी को थप्पड़ मारना, धक्के देना या वट एवर, हर चीज़ ही अब कवर होगी ना उसके अंदर। तो ये इसको बोला था प्रिंसिपल। खैर ये बड़ी जनरल से एक डिस्कशन है जो शायद पहले भी की हो। तो भाई वो कह रहा है कि आइज़ा 500 आपको कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा है कि यार इन उसूलों के ऊपर रहते हुए आपने करनी है चीज़ें, तो रेलेवेंस के हवाले से। तो भाई वो क्या प्रिंसिपल्स हैं वो देख लेते हैं। उसने कहा कि भाई सबसे पहले तो रेलेवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद और बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। वो कह रहा है भाई सबसे पहले तो ये है कि आपका जो है जो रेलेवेंस है, रेलेवेंस भाई आपका डिपेंड कर रही होती है, एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए कि आप एविडेंस किस तरह का लेना चाह रहे हैं, मकसद आपका क्या है। ठीक है, तो उसके साथ आपकी प्रोसीजर की एक रेलेवेंस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे उसने टेस्टिंग की बात की है, एग्जाम्पल भी ज़रा साथ देखें। उसने आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शनल टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो रेलेवेंस में बी अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। जैसे कि से व्हेन टेस्टिंग फॉर ओवर स्टेटमेंट इन द एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स पेएबल, टेस्टिंग द रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेएबल मे बी अ रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। बात ज़रा समझें। उसने कहा कि अगर आपने चीज़ की ओवर स्टेटमेंट को देखना हो कि यार ये कहीं ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड होगी ये चीज़, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसी के पीछे देखेंगे ना कि यार इसकी बैक पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार रेवेन्यू या अकाउंट्स पेबल या रिसीवेबल या स्टॉक वट एवर कोई भी चीज़, वो कहीं ओवर स्टेट तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड हुई, तो मैं क्या करूँगा, वो जो चीज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसी को ही देखूंगा, क्या उसके पीछे इनवॉइसेज हैं, क्या उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जिसके पीछे नहीं है तो मुझे पता लगेगा कि यार ये चीज़ तो थी ही नहीं, ओवर स्टेट की हुई है इन्होंने। बात आई समझ। अब ये देखें, अब रेलेवेंट प्रोसीजर क्या है, ओवर स्टेटमेंट को देखने के लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ों को देखना, ये रेलेवेंट है ना। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए अंडर स्टेटमेंट, कंप्लीटनेस का मसला है, कंप्लीटनेस की जर्शन। जो ओवर स्टेटमेंट होती है वो किसकी होती है, अक्रेंस और एग्जिस्टेंस की। ठीक है, कि क्या ये तमाम चीज़ें वाकई हुई भी हैं, ओवर तो नहीं लिखी हुई, वो आपको पता है अक्रेंस है उधर पीएनएल में, और उधर चले आए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, अकाउंट बैलेंसेस में, तो उसको क्या बोला जाता है, एग्जिस्टेंस बोला जाता है। अच्छा,
दूसरी तरफ बात आ रही है कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस तो दोनों तरफ सेम ही है ना दर्शन। कंप्लीटनेस क्या कहती है कि यार क्या तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं, क्या तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। अब ज़रा बात समझें यहाँ पर रेलेवेंस की। अगर मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ों को ही देखी जाऊँ तो क्या मुझे इससे वो एविडेंस मिल सकता है जो मैं चाह रहा हूँ? मैं एविडेंस क्या चाह रहा हूँ कि क्या तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, वो जैसे खान साहब ने क्या कहा था, कोई रह तो नहीं गया। तो भाई क्या कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो रिकॉर्डेड नहीं है? मैं ये देखना चाह रहा हूँ। अब इसको देखने के लिए अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ों के ऊपर, तो मुझे क्या मिलना है? इसका जवाब कुछ भी नहीं मिलना मुझे। मतलब मैं देखी जा रहा हूँ जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ें उन्हीं को देखी जा रहा हूँ, क्या वो सही तरह रिकॉर्ड हुई हैं? तो भाई मेरा मकसद ही वो नहीं है। मेरा मकसद है कि यार कोई चीज़ रह तो नहीं गई रिकॉर्ड होने से। इसका मतलब है कि मुझे उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, मुझे बुक्स से बाहर देखना पड़ेगा कि यार फ़लाँ चीज़ तो नहीं रहेगी, फ़लाँ चीज़ तो नहीं रहेगी। बात आ रही है ना समझ? तो देखें कितना फ़र्क है। जैसे कि मैंने आप लोगों को होपफुली वो बताया होगा स्टॉक के बारे में कि अगर आपने स्टॉक की एग्जिस्टेंस को और कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना, स्टॉक टेक जब आप करते हो, काउंट करवाते हो जाके, अब उसमें फ्लोर टू पेज और पेज टू फ्लोर वाली क्यों दोनों अप्रोचेज हैं। जो पेज टू फ्लोर है ना, पेज टू फ्लोर से मुराद क्या है कि स्टॉक शीट जो क्लाइंट ने प्रोवाइड किया उसके अंदर आइटम्स पड़ी हुई हैं, उनको देखना फर्श पे, अच्छा यार ये वो उधर है, अच्छा उधर है, ये है एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही है। कई चीज़ें ओवरस्टेटेड तो नहीं है, क्या जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी एग्जिस्ट भी करती हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या सारी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो इसके अंदर भी मौजूद हैं कि नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लोर टू पेज आना पड़ेगा। उधर मैंने देखा, हाँ भाई वो पंखा किधर है? इधर पड़ा हुआ है, जी सर इधर पड़ा हुआ। अच्छा वो दो वहाँ पे मुझे AC पड़े नज़र आ रहे हैं, वो इधर किधर है? अच्छा नहीं इधर एक लिखा हुआ है, तो पता लगा यार इनकम्प्लीट है रिकॉर्ड। बात आ रही है समझ? इसलिए कहते हैं कि रेलेवेंट प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है। सेकंड पॉइंट, a given set of audit procedure may provide audit evidence that is relevant to certain assertions but not others। वो कहता है कि कई बार ये जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, हो सकता है कि आपको किसी एक चीज़ के बारे में तो एविडेंस दे रहे हो, किसी एक असर्शन के बारे में तो एविडेंस दे रहे हो, लेकिन दूसरी असर्शन के बारे में एविडेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसे पॉसिबल है, बहुत कई बार पॉसिबल है कि एक ही चीज़ है वो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसीजर परफॉर्म करके आप तमाम असर्शंस के ऊपर एविडेंस ले लोगे। भाई ये होता तो फिर प्रोसीजर 7 तरह के क्यों बताए जाते हैं आपको। ठीक है, एग्जांपल देखें ज़रा। उसने कहा इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्ट करना, चीज़ों को देखना डिटेल में। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स आफ्टर द पीरियड एंड may provide audit evidence regarding existence valuation but not necessarily cut off। असर्शंस की बात हो रही है। उसने कहा कि 30 जून के बाद के डॉक्यूमेंट्स को आपने इंस्पेक्ट किया, फॉर एग्जांपल रिसीवेबल की एग्जांपल दी है ना उसने, कोई भी और हो सकती है, पेबल की भी हो सकती है। उसने कहा कि भाई आपने अगर 30 जून के बाद चीज़ों को देखा है, बैंक स्टेटमेंट को लेट से आपने देखा है, उसमें आप देख रहे हैं कि भाई कोई क्रेडिट अमाउंट्स तो नहीं है, क्रेडिट से मुराद क्या, पैसा आया तो नहीं है बैंक में कहीं। ठीक है, अच्छा जो पैसे आए हैं वो पैसे किससे लिंक करते हैं? क्या वो 30 जून में जो अकाउंट बैलेंसेस रिकॉर्डेड थे वही वाले पैसे रिसीव हुए हैं? इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं इंस्पेक्शन का, डॉक्यूमेंट्स का, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, साल एंड होने के बाद, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर हम तो ऑडिट साल एंड होने के बाद कर रहे हैं, तो भाई जो हम बैंक स्टेटमेंट देख रहे थे उसके अंदर क्रेडिट्स हुई हैं, हमने वहाँ से क्या एजर्शन देखी है? हमने एजर्शन टेस्ट की कि भाईजान अकाउंट बैलेंसेस जो लिखे हुए थे वो एग्जिस्ट करते थे उस वक्त के नहीं करते थे। अब देखें अगर वो 30 जून पे एग्जिस्ट करते थे तो अब तक वो क्लियर हो जाने चाहिए आमतौर पे, ऐसे ही है ना, हमने पहले भी कई बार डिस्कस की हुई ये चीज़। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हो रहे तो उसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब ये देखें बाद वाली चीज़ को जो आपने देखा, इससे एग्जिस्टेंस के ऊपर तो आपको पता चल सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या इससे मुझे कट ऑफ का भी पता लग रहा है? कट ऑफ क्या था? कट ऑफ का मतलब ये था ना कि रेलेवेंट इनकम या रेलेवेंट एक्सपेंस रेलेवेंट पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है। अब देखें मैं बैंक स्टेटमेंट में पैसे आने को देख रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, इससे मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यार ये जो पैसे आ रहे हैं ये मतलब कि जिस टाइम पीरियड की इनकम थी उसी टाइम पीरियड में ही रिकॉर्ड की गई है? वो तो नहीं मुझे पता चल सकता। मुझे इससे रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस का पता चल सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कंफर्म हो सकता, मतलब इनवॉइस का तो नहीं ना पता लग सकता इससे। बात आ रही है समझ? कि मैं ये तो कह सकता हूँ कि यार ये जो 10 लाख रुपया आया है क्या ये 30 जून के वक्त मौजूद था ये रिसीवेबल या नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई
इसकी बेस पर मैं ये फैसला कर दूं कि यार हाँ 30 जून तक जितनी भी इनकम थी वो सारी रिकॉर्ड हुई हैं, जो 30 जून के बाद वाली थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई 30 जून से पहले, और जो 30 जून से पहले वाली थी वो 30 जून के बाद नहीं रिकॉर्ड हुई, ये तो नहीं मुझे एविडेंस मिल सकता। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। थर्ड, उसने एक प्रिंसिपल बताया कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर डिजाइन टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। ये आप लोगों को पता है कि टीओसीज भी आप करते हो इन प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटीरियल मिसस्टेटमेंट एट द assertion लेवल। Relevant audit procedures would include in identifying conditions that indicate performance of a control and deviation conditions. The presence or absence of those conditions can be tested by the auditor। हाँ देखें, वो कह रहा है कि भाई हम TOCs भी परफॉर्म करते हैं, ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करता है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, समझ आ रहे हैं, वहाँ पे हम कहते हैं चलो यार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर ये टेस्ट ठीक आ गया, अच्छे निकल आए, हमारा कंट्रोल रिस्क कम हुआ, तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी अपने कम कर लेंगे। ऐसे ही है ना। अच्छा, तो वो कह रहा है कि भाई जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को देखना है, उनको टेस्ट आपने करना है, तो उस वक्त आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें ढूंढने की जहाँ से आपको कंट्रोल डेविएशन नज़र आए। क्योंकि देखिए अब हमारा वहाँ पे रेलेवेंट हमारे लिए काम क्या है टीओसीज के अंदर, हमारा वहाँ पे मकसद अच्छे कंट्रोल्स ढूंढना नहीं है, हमारा मकसद क्या है, कंट्रोल्स के अंदर खामी ढूंढना। बात आ रही है, फॉलो की है कि नहीं? देखें, क्लाइंट ने कहा कंट्रोल्स बड़े तगड़े हैं, अब क्या हम भी जाके यही ढूंढ रहे हैं हाँ भाई कितने अच्छे हैं कंट्रोल। अगर हम इस एंगल से जा रहे हैं कि कंट्रोल्स को अच्छा ही देखना है, हम अच्छाई ही उसके अंदर ढूंढना चाह रहे हैं, हम पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढना चाह रहे हैं, तो हमें एविडेंस नहीं मिलेगा रेलेवेंट। हमारा रेलेवेंट एविडेंस ये है कि भाई मैं उसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसमें गलती ढूंढने की कोशिश करूँ, मैं इस तरह से प्रोसीजर्स अपने परफॉर्म करूँ, इस तरह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करूँ कि मुझे उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स नज़र आए, ताकि मैं कहूँ कि यार परफॉर्म नहीं कर पा रहे कंट्रोल्स, या कंट्रोल डेविएशन मौजूद है, या कंट्रोल डेफिशिएंसी मौजूद है। ठीक है, तो ये रेलेवेंट प्रोसीजर ये है, बजाय इसके कि मैं उनकी कही हुई बातों को कहूँ कि हाँ भाई अच्छा चलो ये वाला दिखाओ किस तरह परफॉर्म होता है। ठीक है, मुझे मतलब कि अगर मेरी एंगल मेरा ये है कि मैं इनको पॉजिटिवली चीज़ों को देखूं कंट्रोल्स को, तो फिर मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा, मुझे देखना पड़ेगा शकी थोड़ा सा होकर, या मुझे उसको जब मैं परफॉर्म करूंगा टीओसी, तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए कि भाई मैं इसमें से नेगेटिव चीज़ ढूंढूं कि कोई कंट्रोल डेविएशन कहीं पे हो रही है। बात ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द assertion लेवल। हमें पता है कि भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो होते हैं, टेस्ट और डिटेल्स वगैरह या एनालिटिकल प्रोसीजर, वो assertion लेवल के ऊपर आप कोई मिसस्टेटमेंट ढूंढने के लिए करते हैं। जैसे कि ऊपर कंट्रोल्स हैं वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए होते हैं। अच्छा, डिजाइनिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग कंडीशंस रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द टेस्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मिसस्टेटमेंट इन द रेलेवेंट assertion। वो कहता है भाई जब भी आपने किसी assertion के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो आपका मकसद बड़ा क्लियर होना चाहिए कि यार मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहूँ कि मैं स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर एविडेंस लेना चाह रहा हूँ, अब मुझे इस तरह का प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा जो उसकी वैल्यूएशन के ऊपर मुझे एविडेंस दे। अगर कोई प्रोसीजर मुझे उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एविडेंस दे रहा है, वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पे वो एग्जिस्टेंस वाली assertion के अंदर रेलेवेंट होगा। बात आ रही है समझ? अब फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन से मुराद है कि मुझे अगर स्टॉक की बात की जाए, तो मुझे चाहिए कि भाई क्या वो लोअर ऑफ कॉस्ट और इन्वेंट्री पे रिकॉर्ड, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं IS2 के मुताबिक। IS2 के मुताबिक वैल्यूएशन यही है ना सिंपल उसकी, कि भाई उसकी वैल्यू किस पे आनी चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, अब मेरा जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, मेरा प्रोसीजर ये होना चाहिए कि भाईजान मैं इसकी NRV टेस्ट करूं, यही है ना मेरा रेलेवेंट प्रोसीजर। लेकिन अगर मैं जाके वहाँ पर काउंट कर रहा हूँ चीज़ें, या फिजिकली पड़ी हुई है नहीं पड़ी, वो दैट इज़ नॉट इवन रेलेवेंट। मेरा क्या ताल्लुक है उस चीज़ के साथ, इस assertion का, वैल्यूएशन की assertion का कोई ताल्लुक नहीं है। बात आ रही है समझ? इसी तरह अगर मैं एग्जिस्टेंस को देखना है मैंने कि चीज़ें हैं भी या नहीं है, और मैं वहाँ पे वैल्यूएशन निकाल के बैठ जाऊँ, तो भाई क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अच्छा, ये जो बात उसने सब्सटेंटिव वाली कर दी है ना, ये जो अक्सर मैं आपको कह रहा होता हूँ ना कि भाई आपने assertions याद करनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं, तो आपको फिर अभी भी लिटरली देर नहीं हुई, रिज़ल्ट भी आ गए हैं, जो होना था हो गया है। ठीक है, अभी भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लें, क्योंकि ये इतनी लिंक्ड है, चीज़ें इतनी ज़्यादा लिंक्ड हैं कि आपकी हेल्प भी बहुत ज़्यादा करेंगी इंशाल्लाह। और अगर नहीं है तो भाई फिर रट्टे मार मार पागल हो जाओगे, हल कोई नहीं निकलना। ठीक है, अब बात क्या थी, बात यह है कि भाई सबसे पहले हमें assertions का पता होना चाहिए कि यार किस चीज़ के ऊपर क्या क्या assertion है। हमने हर मटेरियल अकाउंटिंग हेड के ऊपर तमाम की तमाम assertions के ऊपर एविडेंस लेना होता है।
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अकाउंट्स पेबल की, तो भाई हमने अकाउंट्स पेबल की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी लेना है एविडेंस, हमने उसकी वैल्यूएशन पे, एलोकेशन पे भी लेना है, फिर हमने उसकी कंप्लीटनेस के ऊपर भी एविडेंस लेना है, हमने उसके ऑब्लिगेशंस के ऊपर भी एविडेंस लेना है, हमने उसकी क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी एविडेंस लेना है, एक्यूरेसी के ऊपर भी एविडेंस लेना है। बात आई समझ? हर एजर्शन के ऊपर एविडेंस लेना है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दो जगह पे एग्जिस्ट करता है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो बड़े बड़े रिस्क हैं जो एक से ज़्यादा एजर्शंस को हिट करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, एजर्शन लेवल के ऊपर। ठीक है कि भैया इतने बड़े रिस्क तो नहीं होते, लेकिन ये भी मटेरियल हो सकते हैं कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसकी वैल्यू सही हो, कंप्लीट हो, भाई क्या करना है जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बात आई है समझ? तो हर एजर्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको एजर्शंस पता होंगी, उसके बाद हमने यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ ली हुई है कि रेलेवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इररेलेवेंट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करने। फ्रॉम व्हाट, जो 7 प्रोसीजर्स वो हमें पता है, आगे पढ़ भी लेंगे। उन 7 प्रोसीजर्स में से भाई 1 या 2 या 3 जो भी रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट आपको लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार दैट इज सफिशेंट, सही है, दैट इज सफिशेंट टू ऑब्टेन एविडेंस, वो आपने परफॉर्म करने हैं सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट अजर्शन के लिए। आइए बात समझ, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर या तो एक बार होता है कि यार आप फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस के ऊपर प्रोसीजर बताएं, ठीक, तो आप को अब पता लग जाएगा कि यार अच्छा सिर्फ 2 एजर्शन के ऊपर बताना, बाकी एजर्शन उसने पूछी नहीं है, तो आप रेलेवेंट प्रोसीजर बताओगे उन 7 में से। ठीक है, या वो कहता है कि भाई रिसीवेबल के ऊपर बताओ, अब आपको पता है कि भाई रिसीवेबल के ऊपर सारी की सारी एजर्शंस का बताना पड़ेगा, तो हर एजर्शन का आपने अलग अलग से प्रोसीजर बनाना है कि हम इसके ऊपर एविडेंस किस तरह लेंगे, इसके ऊपर किस तरह लेंगे। तो भाईजान वो कब आएगा? वो तभी आएगा जब हमें एजर्शन वाइज पता है चीज़ों का। ठीक, ये सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच है ऑडिट करने की और पढ़ने की भी। ठीक है, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिकल ऑडिट भी करना है तो वहाँ पे एजर्शन वाइज चीज़ें चलती हैं, उधर रट्टे नहीं चल रहे होते कि भाई ये एक फ्लो चार्ट बना लो या कोई पेज के ऊपर लिख लें। ठीक, वो मतलब पता नहीं क्या तरीकाकार है, ऐसे नहीं है। आप इसको समझें, चीज़ को रिस्क बनाने सीखें, रिस्क भी एजर्शन वाइज रिस्क होते हैं। ठीक है, और आपका जो है आगे प्रोसीजर है वो भी एजर्शन वाइज चलेंगे। खैर ये होगी जी रेलेवेंस की बात। उसने आपको मतलब बेसिकली प्रिंसिपल बता दिए हुए हैं 4 तरह के। उसने पहले तो कहा कि भाई एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए आपका प्रोसीजर के साथ। फिर वो कह रहा है कि भाई आपका जो है ये भी बात ध्यान में रखेंगे, एक ही ऑडिट प्रोसीजर डिफरेंट एजर्शंस के ऊपर लाजमी नहीं है कि एविडेंस दे आपको। ठीक है, ये आपके जहन में होनी चाहिए चीज़। फिर वो कहता है कि जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने हैं, उस वक्त आपका जो फोकस है, आपका जो पर्पस है, वो किसके ऊपर होना चाहिए कि मैंने कंट्रोल की डेफिशिएंसीज ढूंढनी है, कंट्रोल की अच्छाइयाँ ढूंढने के ऊपर नहीं फोकस होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह वो कहते हैं जब आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो वहाँ पर भी आपका जो फोकस है वो ऐसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि मैंने वहाँ से मिस स्टेटमेंट ढूंढनी है और सिर्फ रेलेवेंट एजर्शन के जो पर्पज़ है ना वो मैंने अचीव करना है। अगर आप ओवरऑल एक एग्ज़ाम के अंदर भी आप अगर उसने वो चीज़ पूछी ही नहीं हुई और फॉर एग्जाम्पल उसने कहा एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करें, आप बात कर रहे हैं बाकी तमाम एजर्शंस के ऊपर, आपने रट्टा मारा हुआ था एग्जाम के अंदर कि चलो भी जब भी रिसीवेबल के प्रोसीजर आएंगे ये छाप दो सारे। ठीक है, तो वो गलत हो गया सारा ही, वो जितना मर्जी लिख जाओ सारा ही गलत है। उसके अंदर आपने एग्जिस्टेंस वाला भी लिख दिया होगा, लेकिन एग्जामिनर को पता लग गया कि भाईजान इसको पता नहीं है कर क्या रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे अकाउंट हेड के ऊपर प्रोसीजर लगा के आ गया, मैंने तो पूछा सिर्फ एग्जिस्टेंस का, वो सारा क्रॉस करेगा और एक बड़ा बैड इंप्रेशन भी उसके ऊपर पड़ गया आपका कि ये तो बंदा पता नहीं क्या पढ़ के आ गया। ठीक है जी, चलो रेलेवेंस होगी। अब नेक्स्ट आ रही है रिलायबिलिटी। अब ये रिलायबिलिटी वाली भी बातें ऐसी हैं कि आप खुद एग्री करेंगे इसके साथ कि हाँ यार ये जो कह रहा है ना इस हवाले वाली चीज़ें तो रिलायबल होनी चाहिए और जो ये रोक रहा है वो अनरिलायबल ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी वो कुछ आपको प्रिंसिपल्स बता रहा है, वो प्रिंसिपल बताने लगेगा कि भाई कब कब चीज़ रिलायबल हो सकती है। देखिए प्रिंसिपल है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इस तरह ही हो चीज़, लेकिन उसने एक जनरल आइडिया आपको दिया कि आमतौर पे होता है। मिसाल के तौर पे उसने कहा ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी अंडर ऑडिट। हाँ, उसने कहा कि भाई अगर एविडेंस बाहर से लिया जाए तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर वाला हमेशा ही कम रिलायबल होगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट बंदा है उसका मतलब है कि गलत एविडेंस या अनरिलायबल एविडेंस देने का जो ट्रेंड है या जो मकसद है वो कम होगा, एंटिटी का ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमें अनरिलायबल एविडेंस दे। ठीक है, तो सहमत है इस बात के साथ कि भाई जो
एक्सटर्नल सोर्स वाला एविडेंस है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। फिर उसने कहा इंटरनली जनरेटेड ऑडियो एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन, कब, वो कहता है इंटरनल वाला भी एविडेंस रिलायबल हो सकता है लेकिन कब, व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, जब उसके इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे, रिलेटेड, सही है, जब किसी चीज़ के रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, मतलब एंटिटी ने सही तगड़े कंट्रोल्स लगाए हुए, तब उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी ना अंदर से एंटिटी से, वो रिलायबल होगी। लेकिन अगर कंट्रोल्स भी कोई नहीं है, कोई बंदा चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है, तो भाई फिर जो मर्जी इन्फॉर्मेशन निकली जाए, वो कैसे आप रिलायबल कह सकते। बात आई समझ कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई एंटिटी का अपना डॉक्यूमेंट एक आपको मिल रहा है चीज़ के ऊपर, एक बाहर वाला मिल रहा है, ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, आपने कहना बाहर वाला। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर सवाल आ गया, चलो यार एक एंटिटी है उसके इंटरनल कंट्रोल्स बड़े ही तगड़े हैं, उसका इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट है, और एक एंटिटी है उसके इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, उसका इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट है, आपके लिए ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे ऐसी एविडेंस जो इंटरनली जनरेटेड है लेकिन जहाँ पे कंट्रोल्स बड़े इफेक्टिव हैं, वो वाला। सही है नहीं। थर्ड पॉइंट, audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by interference। ठीक है जी। उसने कहा कि अगर डायरेक्टली ऑडिटर को कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, डायरेक्ट बात आ रही है मेरे तक, तो वो भाई ज़्यादा रिलायबल है, अगर बजाय इसके कि वो इंटरफेयर होके या किसी और की मुदाखलत के साथ आ रही है, बैरूनी मुदाखलत। ठीक है, तो अगर वो उस तरह आ रही है तो वो उसके अंदर रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए, दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि बंदा शायद अगर किसी और के थ्रू आई है तो वो शायद जानबूझ के इंटेंशनली ही मुझे गलत चीज़ आगे बताए। फॉर एग्जांपल एंटिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी लेकिन वो बाहर से मैंने पूछी है, किसी और बंदे से पूछी है, हो के वो एंटिटी से आई, एंटिटी ने उसको चेंज कर दिया। एक तो ये क्लाइंट की इंटेग्रिटी ख़राब थी, उसने दो नंबरी की आपके। दूसरा क्या होता है कि कई बार जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, वो आगे पहुंचते पहुंचते कुछ और बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट यही वाली भी बातें किसी और को बतानी होगी, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बताएंगे, वो आगे किसी को अपने हिसाब से बताएगा, अपने हिसाब से बताएगा। वो करते करते ना बात का कई बार एसेंस जो होता है, मकसद जो होता है असल, वो फोत हो जाता है, वो बीच में कहीं और ही गुम हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कि अनइंटेंशनली भी हो सकता है, इंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन कहने का पर्पज़ है कि इन एनी केस अगर ऑडिटर को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो बाहर से मिल रही हो, ठीक है, चाहे वो विद इन एंटिटी इंक्वायरी की है या कोई इन्फॉर्मेशन ली है, अगर वो डायरेक्ट आएगी ना, जिस बंदे से ली है वो उसने डायरेक्ट ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर वो ज़्यादा रिलायबल होगी। ओके जी। आप इसमें फॉर एग्जांपल वो लिख सकते हैं, ये जो रिलायबल वाली थी, इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन की भी बात भी लिख सकते हैं, आइजा 505। अब इसने जो एग्जांपल इसे कहता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ कंट्रोल बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन इंक्वायरी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ दैट कंट्रोल। देखें, उसने कहा अगर आपने कोई कंट्रोल देखना है कि क्या ये इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, एक तरीका कार क्या है, 7 प्रोसीजर्स है ना, वो 7 में से कोई ना कोई लगाना है, कंट्रोल को देखना है। तो कहते हैं एक तो ये कि उसको ऑब्जर्व करो खुद ही जाके कि भाई किस तरह कंट्रोल का वो वाला चल रहा है। ठीक है, आप खुद वो बैठ कर काम करवा के देखें। वो फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि यार हर 10 मिनट बाद हमारे सिस्टम में पासवर्ड वो रिक्वायर करता है क्योंकि बड़ा हमने सिस्टम तगड़ा रखा हुआ है, कंट्रोल अच्छा रखा हुआ है, अनऑथराइज एक्सेस ना हो। आप बैठ के उधर आपने कहा चलो यार मैं 10 मिनट इधर यूँ देखते हैं कि पासवर्ड मांगता है कि नहीं। अब ये एक तरीका कार है। दूसरा क्या है कि आपने पूछा, हाँ भाई उधर जो बंदा बैठा है यार 10 मिनट बाद मांग लेता है पासवर्ड आपसे, ये इंक्वायरी है, पहले आपने ऑब्जर्वेशन की, अब इंक्वायरी कर रहे हैं। उसने कहा जी जी सर मांग रहा है, अब आप चले गए सीधा, वो पता नहीं मांगता भी है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर डायरेक्टली आपने इन्फॉर्मेशन वो ली होती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट आप तक पहुंची होती तो वो ज़्यादा रेलिवेंट थी, ज़्यादा रिलायबल थी। बात आई समझ। इस तरह एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी। अच्छा, नेक्स्ट आ रहे हैं, ऑल्ड एविडेंस इन इज मोर रिलायबल व्हेन इट एग्जिस्ट इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। ऐसा एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, ठीक है, वो ज़्यादा रिलायबल है ओरल की बजाय। मतलब एक जो ज़ुबानी कलामी बातें हैं उसकी बजाय अगर वही चीज़ आपकी किसी हार्ड फॉर्म में है, पेजेस की फॉर्म में है, या इवन वीडियो है उसके ऊपर। आजकल तो वैसे वीडियोस भी बस पता नहीं क्या बन गया, डीप फेक बन जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। बंदा कोई है, बात कोई कर रहा है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन अब ये भी एक चैलेंज है ना, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार ऑडिटर के पास भी एविडेंस इस तरह का आ सकता है कि सर ये देखें ये वीडियो बनी हुई है, ये फ़लाँ बंदा आपको कंफर्म कर रहा है बैलेंस, और पता लगे वो खुद ही बनाई हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मतलब हैं तो सही मसाइल टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे नुकसान भी हैं। डिपेंड करता है बंदा किस तरह उसको यूज़ कर रहा है।
लेकिन खैर अगर वो फिर भी आपकी रिकॉर्डेड चीज़ है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगी बजाय ओरल चीज़ के। ओरल बंदा तो बाद में एक तो भूल जाता है, सेकेंडली वो मुकर भी सकता है कि यार मैंने तो ये बात की नहीं थी, ठीक है, तो रिलायबिलिटी तो नहीं फिर उसकी रही। इसलिए अगर कोई चीज़ है, कोई एविडेंस है, उसको इसलिए तो वो कहता है आइजा 230 के भाई समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन, उसको फ़ौरन आप डॉक्यूमेंट कर लें, उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर लेकर आएँ। ओके जी, अच्छा जी। फिर वो कहते हैं ओल्ड एविडेंस प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर लायबल देन ओल्ड एविडेंस प्रोवाइडेड बाय फोटोकॉपीज। ये भी बात सही है कि यार एक चीज़ है वो ओरिजिनल है और दूसरी फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी आपको पता है जितनी मर्जी आप बनाते जाएं, ये पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था, फेक भी बन सकती हैं, ठीक है। मतलब है कि अगर ये कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ऊपर किसी और पार्टी का नेम लिखा हुआ है, ऊपर पेज लगा के, बल्कि आजकल तो वैसे ही एडिट भी हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या टूल्स हैं, तो उसको फेक करके आपने फ़ोटोकॉपी करके निकाल दी। यही अगर ओरिजिनल चीज़ होती, ऊपर साइन वगैरह सही होते, स्टैंप्स लगी होती, तो वो ज़्यादा रिलायबल है। 2 नंबरी तो उसमें भी हो ही सकती है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई फ़ोटोकॉपी के अंदर ज़्यादा 2 नंबरी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर कम होगी, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास 5 प्रिंसिपल आ गए रिलायबिलिटी के हवाले से, कि जब आपने रिलायबिलिटी देखनी है मुख्तलिफ एविडेंसेस की, तो आपने उसमें देखना है कि भाई अगर जो इंडिपेंडेंट सोर्स से जो एविडेंस मिला है बाहर से, वो आमतौर पे ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर इंटरनली जनरेटेड एविडेंस है तो वो ऐसी जगह पर ज़्यादा रिलायबल होगा जहाँ पे कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। इसी तरह अगर ऑडिटर को डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो भी ज़्यादा रिलायबल है। इसी तरह फिर आगे अगर कोई डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो भी ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है जी। ये कोई इशू भी होने लग गया है, तो सही है, फिर इंशाल्लाह कल आगे चलते हैं। टिल देन टेक केयर।